pay attention. Let's start. So the last thing we did was depreciation. We talked about declining balance method. So let me repeat again. Let me give you a recap of declining balance method. सबसे पहले depreciation. Remember, it's an estimate. ये बात याद रखें, ये estimate होगा, ये exact नहीं होता. तो आपको exact होने की जरूरत भी नहीं होगी. So that means you can make assumptions. When you make assumptions, so there are lots of things which you get. There are lots of methods for depreciation. You can follow whatever you want, whatever you think suits the scenario. As far as your law is concerned, वो आपको बता देगा कि आपने किस क्लास ऑफ एसेट के लिए कौन सी डिप्रिसिएशन और कौन सा रेट इस्तेमाल करना है. तो वहां पे you don't have any margin. Otherwise, the type of depreciation, the method of depreciation which you use will depend on your professional judgment. आप अकाउंटेंट होंगे, आपके पास इतनी प्रोफेशनल जजमेंट होगी कि आप डिसाइड कर सकें कौन सा मेथड इस्तेमाल करें. हमने जो इससे पहले मेथड पढ़ा, दैट वाज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. ठीक है, सबसे आसान. अब डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन ये है कि यू एलोकेट, ठीक, यू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट. जो भी एसेट आपने लिया, जितने का भी, और उसमें भी पूरी कॉस्ट नहीं, कॉस्ट माइनस क्या पड़ा था, कॉस्ट माइनस, हाँ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, जो भी आप कहना चाहें. अगर इसको हम हटा दें इसमें से, तो फिर जो चीज बचेगी डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसको डेप्रिशिएट करना है. सो यू नीड टू एलोकेट दिस अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. यानी उसकी जो कॉस्ट है, पूरी कॉस्ट नहीं, उसमें से ये हटा कर रेजिडुअल वैल्यू हटा के, जो आपको पता है कि वापस मिल जाएगी, जो आपको पता है कि मुझे वापस मिल जाएगी, वो हटा के जो बाकी रह गई उसको उसकी जो लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ कि कितने अर्से तक वो काम करेगा, उस पे डिवाइड करते हैं. अब किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं. हमने पढ़ा सबसे आसान स्ट्रेट लाइन. बहुत ही सिंपल डिवाइड करते हैं. लेट्स से 100,000 का एसेट था, 10,000 हम कहते हैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू, बाकी रह गया 90,000. इस 90,000 को उसकी लाइफ 5 इयर्स है, उस पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन पर ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट. सिंपल, सबसे आसान तरीका है. फिर हमने कल एक और चीज पढ़ी कि हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट, कि ये रेट हमने कैसे फाइंड आउट किया डेप्रिसिएशन का. तो हमने कहा डेप्रिसिएशन रेट इज आल्सो वेरी सिंपल. व्हाट यू डू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन रेट, आप क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, या आप उसका रेट दे देते हैं. अगर इस रेट को देखें तो 5 साल में ये आपने खत्म करना है. तो 5 साल में खत्म करना है तो 20%, 20%, 20%, 100% पूरा हो जाएगा. अब अगर 6 साल है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. 4 साल है तो आसान, आप कहेंगे 25 तो आप क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, जो भी है 8, 9, जो भी, वो आपको डेप्रिसिएशन का रेट देते हैं. ठीक, आसान. Now let's talk about the second method. Now we talked about the second method yesterday. बहुत शॉर्ट हमने खाली उसका इंट्रोडक्शन देखा कि उसका नाम था डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस. डबल डिक्लाइनिंग, ठीक है, यानी वो डिक्लाइन होता रहेगा, कम होता रहेगा बैलेंस, और डबल डिक्लाइन होगा. इसका मतलब ये जो रेट आपने निकाला है 1 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0.125, which means 12.5%. यही मतलब है ना इसका. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या. So 12.5% is your depreciation rate. Now when we talk about double declining balance, तो इसका मतलब ये है कि इस रेट की बजाय आप क्या रेट इस्तेमाल करेंगे, डबल. इसको मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 25%. अगर कोई आपसे कहे कि डबल डिक्लाइन ही नहीं, 150% डिक्लाइन, तो फिर क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5. सही है. अच्छा, अब डिक्लाइनिंग बैलेंस में होता क्या है? डिक्लाइनिंग बैलेंस में ये होता है, हमने कहा था कि इन दी अर्ली इयर्स, जो शुरू के जो दिन हैं, शुरू के जो साल हैं, उसमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो ज्यादा होता है. एंड एज द यूजफुल लाइफ goes on, moves on, the depreciation expense would keep on decreasing. हर साल depreciation expense कम होता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा. अब कम कैसे होगा?
यहाँ पे तो हमने देखा कि जब हम डिवाइड कर देते हैं इसको तो बिल्कुल सेम होता है हर साल, तो उसको कम करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल्स रिमेनिंग बुक वैल्यू। अगर आपको याद होगा हमने कॉलम्स बनाए थे उसमें बुक वैल्यू का हमने कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है। और बुक वैल्यू हमने क्या कहा था कि व्हाट इज बुक वैल्यू? डू यू रिमेंबर व्हाट इज बुक वैल्यू? जो हमारी बुक्स में तो बुक्स में होती है, तो वो क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये आ गई बुक वैल्यू आपके पास, ठीक है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपके पास आ गई बुक वैल्यू। तो जो भी बुक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट के साथ, जो भी रेट आपको है उसके साथ। यानी आप कहते हैं रेट डबल वाला ये वाला रेट इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये इस्तेमाल करें, जो भी रेट आप इस्तेमाल करते हैं, या सिंपल 12.5 इस्तेमाल करते हैं, कि जो भी रेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। इससे पहले मेथड में हम लोग क्या करते थे स्ट्रेट लाइन में, कि हम लोग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते थे रेट के साथ। तो जब कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आएगा हर साल, क्योंकि कॉस्ट तो सेम होती है। हमने तो कहा था हिस्टोरिकल कॉस्ट सेम है, लेकिन बुक वैल्यू हर साल चेंज होती है। और क्या होती है हर साल? कम होती है। कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। क्यों कम क्यों होती है हर साल? सर क्योंकि वो डेप्रिसिएशन कम क्यों होती है? हर साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर साल ज्यादा होती रहती है। तो जब ये फिगर हर साल ज्यादा होता रहता है और ये फिगर हर साल कांस्टेंट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये फिगर हर साल कम होता है। जब ये फिगर हर साल कम होगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट के साथ जो कि सेम है, तो हर साल ये फिगर भी कम होता जाएगा। गॉट द आइडिया? यस सर। गॉट दिस आइडिया? स्टार्ट करें इसका क्वेश्चन स्टार्ट करें? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। On January 1st, 2003, Base Company buys a new boat. Base Company pays 24,000 for the boat. The boat has an estimated residual value of 3,000 and an estimated useful life of 5 years. Compute depreciation for 2003 using the double declining balance method. जी, कैसे करेंगे? कर सकते हैं? तो कर सकते हैं क्लास? यस सर। करें? Give it a try. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले what is the first thing you will do? 24,000 divided by 5. What is the first thing you will do? 24,000 minus 3,000. 24,000 minus 3,000. वो आप किसके करेंगे? अजी वो आप किसके करेंगे? ताकि रेजिडुअल वैल्यू ताकि रेजिडुअल वैल्यू मुझे पता चलता है। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय 5. फिर डिवाइड बाय 5 किसको करेंगे? 21,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे। यस सर। तो जब आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? उसकी वो आएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 4,200. वो क्या आएगा? 4,200। 4,200 आ जाएगा। ठीक, 4,200 I don't know why it's so slow in your class. तो वो तो ये है, वो ये नहीं जो हमने कल किया। सर ये सेम रहेगा। तो ये तो आपने फिर सेम मुझे वही मेथड करके दे दिया। कल हमने कौन सा मेथड किया? स्ट्रेट लाइन। तो आपने मुझे स्ट्रेट लाइन करके दे दी, आपने तो मुझे ये करके दे दिया, ये करके दिया ना, ये और ये। यस सर। तो आपने मुझे ये करके दे दी, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे थी जिस चीज की, वो थी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस की थी। कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस किस तरह करेंगे, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड किस तरह करेंगे, अभी मैंने आपको सर समझाया it's था। useful life for 5 years and the 1 divided by 5 multiplied by 2. देखें अब और सबसे पहले आपको चाहिए रेट, जिस रेट से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास आ जाए डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। रेट का फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेट कैसे फाइंड आउट होता है। रेट कैसे फाइंड आउट होता है? 1 divided by useful life. So 1 divided by useful life over here is 5. Yes sir. So 1 divided by 5 equals 20. 0.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 20% आ जाएगा। सही है? ये सही है? 20% आ गया रेट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस में मैंने आपसे क्या कहा था, क्या करेंगे? इस रेट को डबल कर लेंगे। सो 20% को डबल कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2।
So now what is the rate? 40%. 40%. अब आपका रेट 40% हो जाएगा। जब आपका रेट 40% हो जाएगा तो पहले साल जब आप फाइंड आउट करेंगे पहले साल तो 40% को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? ये भी थोड़ी देर पहले आपको बुक वैल्यू से, कॉस्ट से नहीं, बुक वैल्यू से, क्योंकि हर साल हमने कहा कि बुक वैल्यू चेंज होगी, हर साल बुक वैल्यू कम होगी, तो जब मैं एक ही परसेंट को हर साल बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात समझाई कि हर साल आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के लिए रेट को मल्टीप्लाई करेंगे बुक वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू हर साल कम होगी, तो इस वजह से आपका जो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी कम होगा। जी क्लास कुछ समझ आ रही है? Yes, sir. कर सकते हैं? कल जिस तरह किया था उस तरह करें। लिखें, बनाएं, टेबल बनाएं। जी क्लास, टेबल कैसे बनाएंगे इसका? शेड्यूल कैसे बनाएंगे डेप्रिसिएशन का? जी आपको क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईयर्स। ओके, सबसे पहले ईयर्स आ जाएंगे। कितने ईयर्स हैं? 5 0 1 2 3 4 5 फिर उसकी कॉस्ट कितनी है? फिर उसकी बुक वैल्यू लिखूं या डेप्रिसिएशन लिखूं? क्या करूं? बुक वैल्यू, चलिए बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू, फिर दोबारा लिखूंगा यहाँ तो डबल हो जाएगा। काफी ओके, काफी। अब करेंट बताएं। बुक वैल्यू देखो ना, बुक वैल्यू लिखते मैंने लिख दी। टेक्निकली तो आखिर में आनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी ना, तो उससे पहले अगर आपने लिख दी तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? नहीं कर सकते। जी क्लास, ये बुक वैल्यू हटा दें सर। बुक वैल्यू हटा दें, ये ले हटा दें, ये ले बुक वैल्यू हटा दें, ये हट गई। एक आप कर दे, एक मैं कर दूं, बाकी आप कर देंगे। आप कल हमने किया था ना, याद है? हाँ, तो उसको देखें और उसको उसकी तरह करने की कोशिश करें। वो नहीं कंफ्यूज की। स्ट्रेट लाइन está susceptible to cover the financial account discipline अगर इत्यादि चेक कर लो बेहतर यूज हाँ, कोई एग्जाम के इख्तियार नहीं करना, एग्जाम कोशिश वे में आप ओके। स्टार्ट क्लास, स्टार्ट करें जी, गिव इट अ ट्राई। स्टार्ट करें आप लोग, तो फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप स्टार्ट ही नहीं करें, आप स्टार्ट होंगे तो मैं कुछ कहूंगा। सर अगर एक मेथड कन्वीनिएंट है हमारे लिए तो क्या है? कन्वीनिएंट है, लेकिन वो इजी है, कन्वीनियंट है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इतना इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, जितने भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज हैं और जो आपकी अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर एंड देन रिवाइजिंग रेट्स। आगे हम देखेंगे कि जो आपकी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो इसको प्रेफर करती है। तो अगर वो इसको प्रेफर करती है तो वो करके आप क्या कर लेंगे? वो आप कर लेंगे, फिर वो इनकम टैक्स वाले आएंगे, वो कहेंगे इस तरह करो,
फिर आप दोबारा इस तरह करेंगे, यानी आपको 2 बार काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि एक ही बार इसी तरह कर लें, ठीक है? So that's why actually in practice you would follow this way. चलिए जी क्लास स्टार्ट करें। मैं आपको टेबल बना के दे दिया, आप तो करें नहीं, खाली कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन खुद करें। ओके आप रेट फाइंड आउट कर चुके हैं 40%, डबल डिक्लाइनिंग का 40% आ रहा है। पहली एंट्री कॉस्ट कितनी है 24,000। आपने अभी एसेट खरीदा पहले साल, अभी आप कर रहे हैं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बुक वैल्यू इज 40,000 क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। Yes, sir. ठीक, ये 24,000 उठाकर या कॉस्ट तो हर साल सेम रहेगी, तो इसको तो आप हर साल सेम कर, ये हर साल सेम कर दिया कॉस्ट। ओके डेप्रिसिएशन, अब पहला साल हो गया 24,000 आपकी कॉस्ट थी, अपने पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। रेट आपका है 40%, ठीक है, डबल कर। तो अगर 40% मल्टीप्लाई बाय 24,000 डेप्रिसिएशन वुड बी 9,600 9,600। कैसे निकालेंगे? क्या किया? ये 9,600 9,600 कैसे आया जी? 24,000 24,000 का 40% फाइंड आउट करना है, तो 40%, ये 40% हो गया, तो 24,000 का 40% आपके पास क्या आएगा 9,600। अच्छा, इससे पहले साल कोई डेप्रिसिएशन थी? नो सर। तो एक्यूमुलेटेड कितनी आएगी? 9,600 सेम आ जाएगी ना, क्योंकि पिछले साल 0 थी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये और ये प्लस होगी, ये आ जाएगा। अब बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल्स बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,400। जी ये बात सबको क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ओके ये 9,600 पहले उसकी वो है, ठीक। अच्छा ये आ गया नेक्स्ट ईयर आप अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फिर फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट ईयर में इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि इसी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते थे रेट के साथ, लेकिन इस मेथड में आप क्या करते हैं बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% करें 5,760। ओके अब एक्यूमुलेटेड कितनी हो जाएगी? ये भी 5,360। अब एक्यूमुलेटेड इस दो को ऐड कर देंगे जी, कितना आएगा 15,360 15,360 बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो 24,000 माइनस 15,360 जी 8,640। ओके नेक्स्ट ईयर अब इस 8,640 को 40% लेंगे which is equal to 3,456। accumulated will be accumulated कैसे फाइंड आउट करेंगे? किस को कौन सी डेप्रिसिएशन को 3 4 5 6 को 5 7 3 4 5 6 को और 8 3 5 7 सर तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, अब तक जितनी हो गई है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी जी 18,816। ठीक, बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स बुक वैल्यू जी 5,184 सही। नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है,
सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? Book value. बुक वैल्यू किधर है? 5084 मल्टीप्लाई बाय 24,000. मल्टीप्लाई बाय 40%. जी 2073.6 74 कर दूं, राउंड अप कर देना 74. So accumulated will be करेक्ट. देखिए क्लास याद रखिए ये सब आपने एग्जाम में करना है. अगर अभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो घर में तो मुझे पता है आप नहीं करोगे. यहाँ पर भी नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकेंगे. जी 890. 890. So your book value is 3110. Okay. Last year 3110 multiplied by 40%. 1244. Equivalent depreciation 22,134. Book value 1866. 6. ये क्या है? मसला ये क्या है? ये क्या मसला है? जी क्लास ये क्या मसला है? सर ये अगर ये रिजल्ट हमारा भी है तो हमें पता चल जाएगा कि मार्क्स गए. आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्क्स गए. आपको पता चल जाएगा प्रोग्राम तो बस. लेकिन अब ये है क्या, इसको सही कैसे करूं और क्या गलती क्या की? दोबारा भी करेंगे तो ये है, मुझे कंफर्म है आप लोग यही करेंगे. करके तो चेक कर लीजिए. मैं आपको दोबारा 5 मिनट देता हूँ, आप दोबारा करेंगे, यही आप देखेंगे क्या गलती कर रहे हैं. जी जरा कॉन्सेप्ट पे सोचिए. कॉन्सेप्ट क्या था, आपने क्या करना है? यहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिखा था इसका. डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन? हर साल आपने क्या करना है? डबल से एक्सपेंस तो हर साल डिप्रिसिएशन का कम. इसी को तो इसी तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड तो इसी को बोल रहे हैं कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हमने पढ़ा था कि इसका थ्योरी क्या थी कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हर साल depreciation in the early years of an asset's estimated useful life is higher than in later years. Higher later फिर ये वाला इससे कम हो गया, फिर ये वाला इससे कम हो गया, ये वाला इससे कम हो गया. तो ये तो सही है, मतलब ये आप लॉजिकली देखें तो सही कर रहे हैं. लेकिन डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन इज व्हाट इज द डेफिनेशन? आपको अभी तो बताइए थोड़ी देर पहले यार, डेप्रिसिएशन क्या चीज है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या चीज है क्लास? डेप्रिसिएशन क्या चीज है? एसेट में कमी आ रही हो नहीं. मैंने ये तो नहीं कहा कि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो आप चेक नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ और लिख के दिया आपको कुछ देर पहले वीडियो में है, चेक कर लीजिएगा. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? आपसे मैंने क्या कहा कि आपने क्या करना है. डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एसेट को लेकर और उसकी जितनी यूजफुल लाइफ है, तो ये जो एसेट की कॉस्ट है ये इस यूजफुल लाइफ के ऊपर आपने एलोकेट कर दी, डिवाइड कर दी है किसी तरीके से. आसान तरीका ये था कि बस इसको सिंपल डिवाइड कर दिया, वो हमने कर लिया आसान तरीका. अब थोड़ा सा मुश्किल तरीका ये है कि इस तरीके से डिवाइड करेंगे पहले सालों में ज्यादा आए और नीचे के सालों में कम होती जाए, ऐसा ऐसा कम होती जाए. उसके लिए हमने कहा कि एक मेथड ये, वो मेथड हमने इस्तेमाल किया. ठीक, उस मेथड में हमने ये कहा था कि जो रेट है उसको डबल करना है. पहले मैंने रेट निकाला, फिर इस रेट को डबल कर दिया. ये भी आपने सही किया, ये भी सही. ठीक,
फिर हमने कहा कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में ये करना होता है कि बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना, बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। आपने इस सब जगह पे बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया नहीं, तो 40% तो रेट है ना, रेट के साथ किस चीज को मल्टीप्लाई किया साथ, बुक वैल्यू बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया कि कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, श्योर श्योर बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो फिर वो भी सही है। तो फिर और क्या करते हैं सर, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आ जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जमा होती है। क्या ये आपने सारी जमा की है हर साल, यस तो फिर ये भी सही है। तो फिर क्या गलती है, परसेंटेज तो 40 बिल्कुल सिंपल बात है। 1 डिवाइड बाय 5 20 20 उसे का डबल इस्तेमाल करो इधर का। सर हमने कॉस्ट से सॉरी ये तो स्ट्रेट लाइन है। सर एक मिनट पहले उस पे आ जाए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। यासीन नाम है ना, यासीन कह रहा है कि सर रेट में गलती होगी, तो रेट को क्या करें, कौन सा इस्तेमाल करो, डबल डिक्लाइन। तो आपने रेट को डबल कर दिया, रेट को डबल किया तो वो भी सही किए। फिर क्या गलती की है, सर हमने फिर क्या गलती की है, सर हमने स्टार्टिंग में बुक वैल्यू 24,000 क्या किए, हमने स्टार्टिंग में बुक वैल्यू 24,000 रिकॉर्ड की है। बुक वैल्यू 24,000 की है, तो बुक वैल्यू को फिर क्या दी, सर इसको 21 नहीं 24 बुक वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब क्या है? लास्ट नहीं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जब माइनस होता है इससे किससे, कॉस्ट कॉस्ट से। अब जरा और से इसको थोड़ा सा वाइड कर देता हूं ताकि आप और कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, पहले साल एक्यूमुलेटेड कितनी थी, 0 24 सही किया। अगले साल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड 9600 थी, सही किया। आपने करके दिया, मैंने कुछ नहीं किया। सर जी वो मिस्टेक मुझे वहां नजर आ रहा है जहां पर हमने 3000 को माइनस नहीं किया है। 3000 किधर से माइनस करूं? 24,000 24 से तो इसको मैं क्या लिखूं, 21 कास्ट को हमने 21000 कॉस्ट को हमने 21,000 21,000, तो कॉस्ट तो 21,000 नहीं है ना, कॉस्ट तो 24 है। ये मोबाइल मैंने खरीदा 24,000 का, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 24 मैंने लिख। सर लेकिन हमने तो सैलरी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्यों है। अच्छा अब ठीक है, अब ये कह रहा है कि सैलरी वाली तो क्वेश्चन में गिवन है, तो सैलरी वाली क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको माइनस किससे करते हैं, कॉस्ट से। क्यों, ताकि हमें डिप्रिशिएबल अमाउंट आ जाए। ताकि हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाए। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने करनी है 21,000 की, यस सर यहां पर आपने डेप्रिसिएशन कितनी कर ली है, 24 तो ये कितनी आनी चाहिए इस जगह पर, 21 आनी चाहिए। 21 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 3,000 आपको वापस मिलेगा, आप और से देखें यहां पे 21 आना चाहिए। इस जगह तक आपने सही किया, ठीक। ये जगह आनी चाहिए 21, ये जगह 21 आनी चाहिए, इसको भी हटा दें। अब अगर ये 21 आ जाएगा तो ये कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन समझिए, ये 3 इधर बच जाना चाहिए। क्यों बच जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सैलरी वैल्यू है, स्टाफ है। ये 3,000 आपके पास बचनी चाहिए, 3,000 बचनी चाहिए 24 में से, तो ये आना चाहिए 21, ये तो सही होगा। अब अगर यहां पे मैं 3 कर दूं, यहां पे 21 कर दूं, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 110। अब जरा चेक करो, 3,110 यहां पे आ गई, 3,110 में से 110 चली गई, तो बाकी कितनी रह गई, 3,000। ठीक है, 3,000 प्लस 21 24, वो भी सही है, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 40 के साथ तो फिर ये नहीं आता, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आखिरी साल में आप और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में या आखिरी साल या आखिरी 2 साल या आखिरी साल या आखिरी 2 साल आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा, आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा ताकि आप इसको एडजस्ट कर सकें। या तो एक और तरीका ये कर सकते हैं आप कि आप कहेंगे सर बड़ा बुरा लगेगा ना कि एकदम 2000 से 1 टाइम में चला जाए, तो अजीब सा हो जाएगा। तो
तो ऐसे करते हैं सर, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं। यहां से दोबारा शुरू करते हैं। 5184 इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करके ये निकाला ना आपने, 40%। अब इस तरह ना, अब इस तरह 5184 माइनस 3000 कितना बचता है आपके पास? 1,500, Something. Why you have a calculator? Go, come on, find it out. 2184. अब what's the difference? What's it? अगर 5184 यहाँ पर है, उसको 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फिगर बहुत बड़ा आता है। मेरे पास 2184 डेप्रिसिएशन है जो मैंने 2 साल में करनी है, ठीक? तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस तरह करते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, जो भी आंसर आएगा दोनों क्या करेंगे, ठीक? कितना आएगा? 1092 इधर भी कर दें, 1092 इधर भी कर दें और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दें, इस तरह कर, ये भी सही, ठीक? यहाँ पे जो इन्होंने जिस तरीके से करके दिए वो जो हमने इससे पहले किया था 110 उस तरीके से कि जो आखिरी साल है उसमें उन्होंने चेंज कर दिया और आखिरी साल को उन्होंने लिख दिया रिजल्ट का लिए, ठीक? तो आखिरी साल में जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले किया था उस तरह कर, या आखिरी 2 सालों में इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें ताकि ये 3000 आ जाए। जो चीज आपने करनी है वो ये याद रखना कि ये फिगर आखिरी साल में बुक वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जितनी सैलरी वैल्यू वो यहां पर आनी चाहिए, और आखिरी साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आनी चाहिए, जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। माशाल्लाह ज़ुलैन ने पढ़ना शुरू कर दिया है, इसलिए आप सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है, ठीक? ओके, क्लास में ओके, समझ आ रही है? तो या तो आप उस तरीके से करते जो मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड लिखा, जो स्लाइड के अंदर किए, और या इस तरीके से करते, दोनों तरीके से। मैं 2 चीजें देखूंगा, एक ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो, ठीक? बीच वाला भी सारा आपने सही करना है, लेकिन आखिर में इन 2 बातों को आपने याद रखना है कि ये जरूरी बातें हैं, ये सही होनी चाहिए, ठीक है? आपने इससे पहले कहा ना कि सर ये गलत आ गया तो इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो उस पूरे क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको या तो ये काम करना पड़ेगा, और या तो इससे पहले हमने कहा था कि 5184 को मल्टीप्लाई बाय 40% करें, इसको सही करें, और खाली आखिरी साल में इसको 110 करें, फिर भी सही। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? आप तो ये लास्ट 2 वैल्यूज देखने का मतलब ये है कि मैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दिस अमाउंट शुड बी दी टोटल अमाउंट डेप्रिशिएटेड एंड दिस अमाउंट शुड बी लेफ्ट इन द बुक, ये बुक में रह जाए, बुक वैल्यू आखिर में आनी चाहिए। गॉट द आइडिया क्लास? सो दिस इज योर डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। सही है? सही है क्लास? ये सारी बातें इसने यहाँ पर लिखी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सारी बातें इसने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है? तो अगर आपने नहीं वीडियो फॉलो किया तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 2 minutes, pause, not stop, pause. Say if I tell you to use 150% declining balance method, how will you do it? The same question. If I tell you to use 150% declining balance method to find depreciation in this question, how will you do it? book value 150 से multiply by 1.5. What multiply by 1.5? Book value को किससे multiply करें? 150. Book value को 150 से multiply करें। divide 500 multiply 150. जी क्लास। पहले पहले रेट रेट फाइंड आउट फाइंड आउट करेंगे, बुक वैल्यू क्यों 150 से मल्टीप्लाई करो, रेट को 150 से मल्टीप्लाई करें। Yes, sir. रेट को देखिए, इट्स अबाउट द रेट, इट्स नॉट द बुक वैल्यू, इट्स द रेट, दिस डबल डिक्लाइनिंग, और इफ इट इज 150% डिक्लाइनिंग तो इसका मतलब ये है कि ये रेट के बारे में आपसे कह रहे हैं, ये आपको रेट का कह रहा है। आपने सिंपल रेट निकाला 20, सही 20 था ना, व्हिच वाज इक्वल टू 1/5, Yes, sir. 1/5 था, Yes. 20% आ गया। डबल डिक्लाइनिंग में आपने क्या किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 40%, ये किया आपने। Yes, sir. और फिर इस 40% को आपने मल्टीप्लाई किया विद दी बुक वैल्यू, Book value. Yes.
ठीक, अब आ जाए यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूं कि 150% डिक्लाइन है, ये तो आप इसका फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि 20% मल्टीप्लाई बाय 150% which is 1.5, so equals 30%। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 30% मल्टीप्लाई बाय book value. so this will be the only difference, otherwise it will remain the same। clear? अच्छा, और अगर मैं आपसे कहूं सिंपल ऑप्शन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, I do not say it's a double declining or a 150% declining, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर 20 ही होगा, मतलब फिर आप ये कर लेंगे, इसके बाद आप ये काम नहीं करेंगे और आप यहाँ से 20% मल्टीप्लाई बाय Book value. सही? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन जी। अच्छा, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? 3-4 और मेथड्स। नाउ इफ देयर आर सो मेनी मेथड्स, देन व्हिच वन टू फॉलो? And if you are following one particular method, so can you change it to the other one? ठीक है? Okay? Companies should avoid switching depreciation methods from period to period. हमने कहा था LIFO, FIFO, weighted average और specific identification. You can use any because these are assumptions. But you cannot switch from one assumption to another one quickly. कर सकते हैं कुछ सालों बाद। Same goes for depreciation method. आपकी मर्जी, चेंज करते हैं कर ले, हर साल ना करें, कुछ सालों बाद चेंज। You need to follow the principle of consistency का प्रिंसिपल ये कहता है जो आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4-5 साल फॉलो करें, फिर उसके बाद अगला कोई और प्रिंसिपल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई और assumption यूज करना चाहते हैं, कर लें। ठीक है, ये भी क्लियर। एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू, ये किसने कहा कि ये 5 साल तक एसेट काम करेगा? Who said that? क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने तो कहा, वो तो क्वेश्चन था, लेकिन अदरवाइज इन रियल लाइफ हाउ वुड यू फाइंड आउट कि ये गाड़ी 5 साल तक चलेगी? एस्टिमेट। ओके, ये किसने कहा कि ये बोर्ड थी ना, इससे पिछली बार बोर्ड की आखिरी वैल्यू सैलरी वैल्यू 3000 होगी। एस्टिमेट, ये सारा एस्टिमेट है। Estimates of useful life and salvage residual value. So these are estimates. ये भी estimate है, ये भी estimate है। Useful life भी estimate है, residual value भी estimate है। अगर ये estimate है, तो एक मशीन मैंने estimate किया ये 10 साल चलेगी, useful life. And I estimated कि इसकी salvage value 50,000 होगी at the end of the useful life. एक और कंपनी है, उसमें कोई और काम कर रहा है, अकाउंटेंट कोई और है, वो समझता है कि ये मशीन काम करेगी 15 years। एस्टिमेट उसका भी एस्टिमेट है, मेरा भी एस्टिमेट है, बट आवर एस्टिमेट्स कैन बी डिफरेंट, सो may differ from company to company. Your estimates may differ from company to company. Why? Because there are different accountants over there. They might think differently. वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक सोच रहा है 10 साल चलेगा, एक सोच रहा है 15 साल चलेगा। The reasonableness of management's estimates is evaluated by external auditors. Then who would decide कि इसमें से estimate अच्छे हैं या गलत हैं? क्या पता कोई एक नालायक हो जिसने 4CGPA तो लिया हो लेकिन उसको पता कुछ ना हो और वो चला जाए और वो कहे ये 40 साल मशीन चलेगी, तो estimate तो उसका भी है, बस कैलकुलेशन तो वो कर देगा। Who would then actually see? जब साल के आखिर में there will be an audit, external audit, ऑडिटर आएगा वो रीजनेबल चेक करेगा कि ये रीजनेबल है कि नहीं। 40 साल जी, किस बेसिस पे जज करते हैं ये रीजनेबल है? देखिए वंस अगेन जुबैर, प्रोफेशनल जजमेंट, मशीन कोई मशीन ऐसी है जो कि 40 साल तक आउटडेट ना हो, 40 साल तक काम करती रहे, सेम तरीके से काम करती रहे। इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, टेक्नोलॉजिकली नॉट पॉसिबल, तो उसका एस्टिमेट रीजनेबल नहीं। बस 10 वाला 15 वाला रीजनेबल है, एक 8 इयर्स कह दे रीजनेबल है, वो समझता है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी, 8 साल बाद हमें दूसरी मशीन वैसी भी ये ऑब्सोलीट हो जाएगी, बस ठीक है। एक कहता है कि नहीं ऑब्सोलीट हो जाएगी लेकिन हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारा लो प्रोफाइल कंपनी है, हमारा फाइनेंसेस लो है, हम लोग नहीं चेंज करेंगे, हम 15 साल तक इसको चलाएंगे, हमारा प्लान है। लेकिन देखिए एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं ना,
So there is a question for you. Revising depreciation rate. You can always change it. दरम्यान में आपको लगे कि कोई गलती कर ली थी शुरू में, चेंज कर दो, रिवाइज कर दो, चेंज कर दो। आप समझते हैं कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह हो जाएगा, आप दरम्यान में चेंज कर दो, बस। ठीक है? Got the idea? So you can revise predicted salvage value, predicted useful life. Depreciation is an estimate. This is what we said earlier. Over the life of an asset, new information may come to light. क्या पता है एकदम कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे सब कुछ चेंज हो जाए और आप कहें कि यार अब तो ये मशीन बस गई, अब तो 1 साल के अंदर अंदर इसको खत्म करना है, तो बस ठीक है, एकदम रिवाइज करें, 1 साल के अंदर अंदर उसको फुली डिप्रिशिएट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है? वी कैन डू इट। सो दिस इज रिविजन ऑफ डिप्रिसिएशन रेट्स। हम रिवाइज कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप शुरू में एक एस्टिमेट करें और बाद में कुछ हो जाए, समथिंग हैपेंस, ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई एकदम रोबोट्स इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, एआई एकदम चेंज कर दे सब कुछ और आपको कहे कि यार बस अब तो ये मशीन 1-2 महीनों के अंदर फारिग करनी पड़ेगी, नहीं तो एआई ने सब कुछ कर दिया है, चेंज कर दिया है और अब तो सारी मशीन जो है वो एआई से यूज होगा और ये होगा, तो आप चेंज कर दें। यू कैन चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपने एक बार डिसाइड कर दिया तो बस आप उसी तरीके से काम करें। सो यू कैन एक्चुअली रिवाइज योर ओरिजिनल एस्टिमेट्स। ये बात भी क्लियर होगी? ये बात क्लियर है? रिवीजन वाली बात क्लियर? रिवीजन वाली बात क्लियर? ठीक। रिवाइज करने का एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम? वी हैव टाइम? नहीं कर सकते। ओके, रिवीजन का जो ये क्वेश्चन है ये हम लोग फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में यू हैव अ क्विज। द क्विज इज ऑन वेडनेसडे at what time? 10:15. 10:15. You are free at 10:15? Yes. ठीक है? So the quiz is at 10:15. In case if you do not find a room or if it's a if you get late by 10 to 15 minutes finding a room or finding a space तो खैर, ठीक है? क्योंकि it's not a proper class, आप लोग लेट हो सकते हैं। Plus you should be ready कि अगर हमें रूम ना मिला तो शायद हम लोग कैफेटेरिया में बैठे या शायद बाहर राउंड टेबल पे बैठे या शायद स्टेयरकेस पे बैठ जाए या शायद लिविंग कॉर्नर में बैठ जाए, शायद लाइब्रेरी में बैठ जाए। अगर कुछ भी ना हो, हॉस्टल में किसी रूम में बैठ जाए, वो भी ना हुआ, मेरे ऑफिस में बैठ जाएंगे, कहीं पे भी बैठ जाएंगे, मस्जिद में, बट फिर मस्जिद में बैठ जाएंगे, ठीक है? नहीं, बहुत सब धूप होगी, वहाँ भी नहीं हो सकेगा। इट्स वेरी सनी, ठीक है? It's quite hot. It's getting hot. No, नकल मत करो, तारा चल रही है।